नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादबीन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए जीके की क्लास पढ़ रहे हैं। और इन जीके की क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी बनती हैं कि इसका पोर्शन बहुत अच्छे से पूछा जाता है और ये इस क्लास के लिए इंपॉर्टेंट भी बनता है क्योंकि यूपीएसआई में जीके बहुत अच्छा वेटेज लेके आती है। अगर आपने जीके को अच्छे से पढ़ लिया है तो आप वहाँ पर अच्छा नंबर भी लेके आ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एग्जाम मैं करा रहा हूँ, यानी जो आपके प्रीवियस ईयर हैं उनके एग्जाम में यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। 2017 से लेकर 2021 तक के जो एग्जाम हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं समझाता हूँ। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्लासेस जो हैं रोजाना चलती हैं 12:30 बजे। तो आप मेरे साथ में सुबह 12:30 बजे आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। इसी के साथ में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि केवल आपको जीके की क्लास नहीं मिलती, आपको यहाँ पे सारी क्लासेस मिलती हैं। बस इनकी टाइमिंग आपको पता करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है और इसके बाद जो क्लास होती है वो 12:30 बजे होती है। तो 12:30 बजे के बाद अब आपको क्लास किसकी मिलेगी? शाम को मिलने वाली है, जो कि मैथ्स की क्लास होगी। तो आप 8 बजे मैथ्स की क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं और शाम को 9 बजे आप हिंदी की क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे यूपीएसआई को पढ़ना है, यूपीएसआई को समझना है, यूपीएसआई में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएसआई को कैसे टारगेट करना है, कैसे एनालाइज करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इन क्लासेस में जुड़ सकते हैं और अभी आप मेरे साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी के साथ आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि हम लोगों के द्वारा एक बैच भी स्टार्ट किया गया है, उसका नाम है चाणक्य बैच। और ये चाणक्य बैच यूपीएसआई 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आपको यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि इस चैप्टर यानी इस बैच का नाम चाणक्य क्यों रखा गया है। कि यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी समझाई जाएगी कि किसी भी चीज को पार करने के लिए, किसी चीज को यानी किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है, हमें वो चीजें ही करनी है। एग्जाम में कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, किस क्वेश्चन से यानी किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें की रणनीति के तहत आपको बताई जाएगी। और यहाँ पे पूरे कंसेप्ट के साथ में आपको चीजें समझाई जाएंगी और ये टीम आपको समझाने वाली है केवल 599 रुपए में। तो 599 रुपए में आप यूपीएसआई 2025 के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। आप जब कंटेंट को पढ़ेंगे, आप उस कंटेंट को समझेंगे, तब आपको क्वेश्चंस निकालने में आसानी होगी। आप ये भी देख पाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस मेरे से आते जा रहे हैं। आप अपने आप में इंप्रूव भी देखेंगे। अगर आप अपने आप में इंप्रूव देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं यूपीएसआई 2025 के लिए, जिसमें आपको 599 हम ये आपको बैच प्रोवाइड करा रहे हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये बैच आपको कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि BYSC ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर पर जाकर, फिर उसके बाद उस पर रजिस्टर और लॉगिन करके आप वहां से बैच को परचेज कर सकते हैं। बाकी अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, कॉपी पेन लेके जरूर बैठें और आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें अगर मिलती हैं जो कि मैं बोलते हुए निकल जाता हूं तो वो आप नोट कर लें, क्योंकि यही चीजें जो होती हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तब आप यहाँ पे कहते हैं ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया है। लेकिन रीजन क्या है कि वो हमने नोट ही नहीं किया था, क्योंकि आपको जो पीडीएफ मिलेगी तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम नोट नहीं करते हैं, जिनको हम बोलते हुए निकल जाते हैं। तो आप उनको नोट करिएगा। दूसरा, आप यहाँ पे कमेंट भी करिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे कमेंट करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि उसका मतलब है कि आप यहाँ पे फोकस करना चाहते हैं, आप इन क्वेश्चंस पर फोकस करना चाहते हैं, आप ये क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं। और यहाँ पर जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपको वो चीजें और ज्यादा फोकस्ड हो जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कमेंट भी करिएगा, चीजों को नोट भी करिएगा और इसके साथ ही अपने आंसर भी चेक करिएगा कि यहां पर आपने कितने आंसर क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं और कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने आ चुका है। क्या कहता है भैया क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर कहता है, भारत में माल और सेवा कर की दरों का फैसला कौन करता है? तो आप जानते हैं कि एक टैक्स है जिसका नाम है जीएसटी, और जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी गुड्स का मतलब होता है यहाँ पे आपके पास में जो माल होता है या फिर जो आपके पास में वस्तु होती है उसकी बात कर रहा है। सर्विस का मतलब है कि उसकी वजह से आपको जो सेवा मिल रही है और उस सेवा पर जो टैक्स लगेगा उसे जीएसटी कहते हैं। और ये जीएसटी कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है या फिर अप्रत्यक्ष कर है? तो आप यहाँ पे क्या बता पाएंगे कि ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है। तो यहां पे जीएसटी की मैं बात करूं तो जीएसटी कभी ना कभी तो आया होगा, कभी ना कभी इसको लागू किया गया होगा। तो आप यहां पे लागू करने की डेट आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में सबसे ज्यादा जो पूछी गई है वो यही डेट पूछी गई है कि ये जीएसटी कब लागू किया गया। तो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया।
ठीक है, आपको पता होना चाहिए एक देश एक टैक्स एक बाजार सिद्धांत पर इसको लागू किया गया। जैसे आजकल आप चर्चा देख पा रहे होंगे कि भारत में एक चुनाव होना चाहिए, यानी एक ही टाइम पे सारा चुनाव होना चाहिए, एक भारत एक चुनाव की बात की जा रही है। इसी तरीके से एक देश एक टैक्स की बात की गई, जो कि आपके सामने जीएसटी के रूप में आया। इस जीएसटी की मैं बात करूं तो बहुत सारे स्लैब मिलते हैं। तो जीएसटी स्लैब में आप देख पाते हैं कि एक हमारा स्लैब है 0% का, 0% के बाद आपको मिलता है एक स्लैब 5% का, 5% के बाद आपको 12% का, 12 के बाद आपको 18% का, और हाईएस्ट टैक्स जो है वो कितना है, ये आपका 28% का टैक्स है। तो 0 से स्टार्ट होता है 28 तक, इसमें इतने सारे क्या है, इतने सारे स्लैब हैं। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि बात कर रहा है कि जीएसटी को फैसला कौन करता है, यानी इसकी जो दरें हैं, इसके जो स्लैब हैं, इसमें किसको शामिल करना है किसको नहीं करना है, इस बात की जानकारी कौन देता है। तब आपका आंसर हो जाएगा कि इस बात की जानकारी देता है जीएसटी काउंसिल, जिसे हम क्या कहते हैं, जीएसटी परिषद कहते हैं। ये क्या है, इसका अध्यक्ष होता है कोई, तो कौन होता है, वो होता है वित्त मंत्री, जो कि भारत का वित्त मंत्री होगा, यानी केंद्रीय वित्त मंत्री होगा, यानी जो कि आपकी कौन है, निर्मला सीतारमण। तो जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन है, निर्मला सीतारमण। और आपसे पूछ लिया जाए कि इसके सदस्य कितने होते हैं, इसमें मेंबर कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, तो इसमें जो सदस्य होते हैं तो दो तो केंद्र सरकार से होते हैं, और 31 जो होते हैं वो राज्य और यूटी को मिलाकर होते हैं। तो टोटल इसके मेंबर कितने होते हैं, 33 मेंबर होते हैं। अब यहां पे क्या कहेंगे कि सदस्य 33 हो गए, जीएसटी के दरों का फैसला करना है तो जीएसटी परिषद करेगा। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या पी होगा, नहीं होगा, क्योंकि केंद्र की बात नहीं है। आर है, यानी पीक्यू की बात करता है नीति की, तो नीति भी आयोग भी इसका काम नहीं करता, केवल जीएसटी काउंसिल करता है। तो केवल आर आपका यहां पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां सही होगा। और जीएसटी के प्रकार की बात करें तो आपको 4 प्रकार दिखेंगे, जिसमें आपका होता है सीजीएसटी, जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है, एक होता है आपका एसजीएसटी, जो कि आपका स्टेट लेवल पे होता है, इसके बाद आप देखेंगे यूटीजीएसटी, जो कि आपका यूनियन टेरिटरी के लिए होता है, और एक होता है आईजीएसटी, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई भी चीजें भेजी जाती हैं तो उस पर भी एक अगर टैक्स लगता है तो उसे आईजीएसटी कहते हैं। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है संवैधानिक संस्था 2016 में जिसकी स्थापना हुई थी, और जीएसटी के 101वें संविधान में इसकी स्थापना हुई थी, यानी संविधान संशोधन कौन सा है, 101वां संविधान संशोधन है, और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी से आंसर दिया है, तो हाँ जी बिल्कुल सही है, राज फीलिंग, इसके अलावा स्टडी लाइफ, गुड आफ्टरनून, एएसपी का आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही है, सभी का आंसर बहुत सही आंसर आया है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 यहां पे आपके सामने आ गया, ये क्या कहता है, इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड जो होते हैं उसको प्रमाणित करने के लिए उपयोगकर्ता को क्या करना होता है। आपको मालूम है कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है, या मान लीजिए आप यहाँ पे खाता खोलना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, खाता खोलने के लिए बैंक अब आपके घर आता है। अब बैंक घर आता है का मतलब कोई एक एम्प्लॉय आएगा, एम्प्लॉय आपके पास में आएगा, आने के बाद में क्या होगा कि आपसे कोई चीज आपको वहां पे क्या होता है, साइन करने होते हैं, और वो साइन क्या कहलाते हैं, उन्हीं साइन को कहते हैं डिजिटल साइन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अब उसने अपनी जो भी साइन कराने होंगे वो आपको इलेक्ट्रिक तरीके से यानी डिजिटली तरीके से साइन कराता है। तो यहां पे कह सकते हैं उसको प्रमाणित करना, उसको प्रूफ करना, उसके लिए अगर सर्टिफाइड करने की जरूरत होती है तो डिजिटल साइन के द्वारा होती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो डिजिटल साइन के द्वारा ही आप देख पाते हैं वित्तीय लेन देन के जो मामले होते हैं, जो हम यहाँ पर वित्तीय लेन देन करते हैं, पैसों का जो लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस मामले में आपको कई जगह पर डिजिटल साइन करने होते हैं, वो इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए भी करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसी के साथ में किसी ने आंसर दिया है, राज फीलिंग का आंसर आया है इसी के, और किसी का आंसर नहीं आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कौन सा प्राधिकरण, तो यहां पे आपको मालूम होना चाहिए कि हाल ही में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था जगदीप धनखड़ ने, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि यहां पर पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा प्राधिकरण है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। अब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है और होने वाले किसके हैं, उपराष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का संचालन करने वाला कोई अगर आयोग है तो इन चारों में से कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्या वो चुनाव आयोग है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है, या फिर यहां पर उपराष्ट्रपति या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, या लास्ट में कहेंगे कि मुख्य न्यायाधीश इसका चुनाव कराते हैं, इस चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करते हैं।
तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा कि भारत में एक संस्था है जिसका नाम है चुनाव आयोग। तो भारत का चुनाव आयोग भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। इसलिए आज का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि 52 से लेके आर्टिकल की बात करते हैं तो हमारे पास में आर्टिकल 52 से लेकर यहां पर राष्ट्रपति की बात जो की जा रही है, आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 62 तक यहां पर राष्ट्रपति की बात की जाती है, जिसमें आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। आर्टिकल 53 क्या कहता है? कार्यपालिका जो होती है उस शक्ति का अगर कोई प्रयोग करता है तो वो कौन है? राष्ट्रपति है। और यहां पे आर्टिकल 54 की बात की जाएगी, चुनाव का एक निर्वाचक मंडल होगा, यानी चुनाव जो होगा वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। और इसके बाद आता है 55, यानी 54 और 55 चुनाव से संबंधित है, जो कहता है कि जो चुनाव होंगे वो चुनाव आनुपातिक प्राधिकरण प्रणाली के द्वारा होंगे, यानी एक प्रणाली होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसके द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होंगे। ठीक है, ये आर्टिकल 55 कहता है। इसके बाद 56 आता है जो राष्ट्रपति की अवधि की बात करता है कि राष्ट्रपति कितने साल तक का इनका कार्यकाल रहेगा? तो 5 साल तक। इसमें इस्तीफा की प्रक्रिया भी आती है जो हाल ही में यहां पे बात की जा रही है। 57 की बात करूं तो राष्ट्रपति फिर से चुने जाने का पात्र हो सकता है, ये आर्टिकल 57 कहता है। आर्टिकल 58 कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, और 59 कहता है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा। इसके बाद 61 कहता है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया कैसे की जाएगी, और राष्ट्रपति के लिए आखिरी आर्टिकल यहां पे 62 है जो कहता है कि अगर आकस्मिक निधन हो जाए या रिक्त हो जाए तो वहां पर उपचुनाव करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो ये जो आर्टिकल हैं वो 52 से लेकर 62 तक हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का चुनाव आयोग यहां पे आंसर होगा, और राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल मैंने आपको यहां पे कंप्लीट बता दिए। इसी के साथ में जितने लोगों ने यहां पे आंसर दिया है, हाँ जी बिल्कुल, चुनाव आयोग आंसर देते हैं, और ठीक है, सबका आंसर सही है। महाभियोग की प्रक्रिया होती है जो कि आर्टिकल 61 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। आप यहां पे देखते हैं कि हमारे धर्म की बात करते हैं, यानी जो भी लोग हिंदू धर्म से संबंधित हैं, तो हिंदू धर्म में एक दर्शन नाम की चीज है। अब कई सारे दर्शन के अंदर बहुत सारी चीजें आपके लिए लिखी हुई हैं, जहां पर अगर मैं बात करूं तो योग से संबंधित अगर आपको कोई दिखेगा तो वो होगा आपका योग दर्शन। ठीक है। वेदांत से संबंधित आपको कोई भी चीज दिखेगी तो उसे कहेंगे वेदांत दर्शन। और आप यहां पे देखते हैं हमारे यहां पे न्याय के लिए अगर कोई कानून है या न्याय के लिए अगर कोई किताब है तो उसे कहते हैं न्याय दर्शन। इसी प्रकार से हमारे यहां पे 6 प्रकार के दर्शन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के दर्शन पाए जाते हैं। उनमें से एक आपको यहां पर बोला गया है कि किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन हैं? तो आप यहां पे क्या बताओगे कि हिंदू धर्म के 6 प्रमुख दर्शनों में से एक दर्शन है जिसका नाम है सांख्य दर्शन, और इस सांख्य दर्शन को लिखने वाले कौन थे? वो थे कपिल मुनि। तो यहां पर आपको आंसर क्या कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में कपिल मुनि के द्वारा ये सांख्य दर्शन की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कपिल ऋषि कहलाते हैं। अब आपको यहां पे 6 दर्शनों की बात की मैंने, तो 6 में से एक तो आपको पता चल गया, बाकी के और भी तो होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पतंजलि जो हैं, जो कि आप यहाँ पे हाल ही में देख पाते हैं कि पतंजलि के नाम से कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, और पतंजलि के जो संस्थापक आपको अभी हाल ही में जो पतंजलि के रूप में काम करते हुए दिखते हैं जिनका नाम है बाबा रामदेव। तो यहाँ पर ये पतंजलि का नाम आया ही क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पतंजलि ने योग दर्शन की स्थापना की थी। तो योग दर्शन के संस्थापक अगर कोई हैं तो वो कौन है? वो हैं पतंजलि। पतंजलि एक महर्षि हैं। इसी तरीके से वज्रयान की बात करते हैं तो वज्रयान के द्वारा वेदांत दर्शन की यहाँ पे व्याख्या की गई, वेदांत दर्शन की संस्थापना की गई। ठीक है। गौतम मुनि की बात करते हैं तो गौतम मुनि के द्वारा न्याय के ऊपर बात की गई है। तो अगर किसी को न्याय से रिलेटेड बात करनी है तो उसको न्याय दर्शन के बारे में पढ़ना होगा। तो ये आपका 4 हो गए, बच्चे कितने? 2 दर्शन। अब एक दर्शन है जिसका नाम है वैशेषिक, और वैशेषिक दर्शन को लिखने वाला कोई है तो उसका नाम क्या है? महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद के द्वारा वैशेषिक दर्शन को लिखा गया है। इसी तरीके से हमारे पास में एक दर्शन है जिसका नाम है मीमांसा, और ये जैमिनी के द्वारा लिखा है। तो महर्षि जैमिनी के द्वारा जो लिखा गया उसे मीमांसा दर्शन कहते हैं। तो ये हो गए आपके
6 दर्शन जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं हिंदू दर्शन को यानी हिंदू पद्धति को जानने के लिए। ठीक है, इसी के साथ में जितने भी लोगों ने इसका आंसर दिया है, महावयोग के बाद में कपिल ऋषि बताया फीलिंग स्टडी ने, एएसपी बता रहे हैं बी, और दीपक कह रहे हैं प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम भाई, आपको यहाँ पे आंसर पता चल गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे आपको मालूम है कि वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान के अलावा हम यहां पे बात करें कि हमारे यहां पे जब भी बम जैसी घटना होती है, अगर कहीं पर बम फट रहा है या कहीं पर हमें बम की जानकारी मिलती है या कहीं पर विस्फोट होने वाला है उसकी बात अगर हमें पता चलती है, तो आप वहां पर देखते हैं कि इसके लिए कोई ना कोई एक ऐसी एजेंसी होगी जो एजेंसी इसके लिए कार्य कर रही होगी। तो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि वर्तमान में भारत में सभी बम संबंधित पहलुओं के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में अगर कोई काम करता है तो वो कौन करता है, वो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो चीजें आती है वो किसके अंदर आती हैं, एनएसजी के अंदर आती हैं, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आप देखते हैं, जो कि आप देखते हैं एनएसजी की मैं बात करूं तो अपने एनएसजी कौन है, अजीत डोभाल हैं। इनके अंतर्गत एक संस्था है जिसका नाम क्या है, राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र। क्या नाम है उसका, राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र, या फिर इसे क्या कहेंगे, एनबीडीसी। क्या कहेंगे इसे, एनबीडीसी, जिसका मतलब क्या है, नेशनल बम डेटा सेंटर। ये एनएसजी के अंतर्गत कार्य करता है। करता क्या है, बम धमाके हो जाए या फिर बम को रोकने के लिए या आतंकवादी विस्फोटों की जानकारी का पता करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन जानने के लिए, उसमें स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए कि बम को किस तरीके से रोका जा सकता है, बम सही है या ये फट सकता है, या अगर विस्फोट हुआ है तो उसमें क्या क्या था, ये सारी जानकारी के लिए अगर कोई संस्था काम करती है तो कौन करती है, तो एनबीडीसी काम करती है, जो एनएसजी के अंतर्गत आती है, नेशनल बम डेटा सेंटर। ठीक है, तो याद रखना राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र जो है वो यहां पर यही काम करता है। इतना बात समझ में आई। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए, ये नाम पहली बार सुना है, कोई दिक्कत नहीं, अब तो पता चल गया ना। एएसपी ने बताया है ऑप्शन नंबर, सबने ए बताया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, डी है। यहां पे ए कहां है, डी ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आपको पता है कि हम लोग जो हैं अपने तैयारी को मापने के लिए, अपनी तैयारी को मेजर करने के लिए, या फिर हम जिस जगह पर हैं उन चीज़ों के लिए, या हमारी संस्थाएं अच्छे से काम कर पा रही हैं, तो इन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं। और उन एक्सरसाइज में एक एक्सरसाइज आपको यहां पे दिखाई दे रही है, रेड फ्लैग नाम की एक्सरसाइज। और ये रेड फ्लैग की एक्सरसाइज जो है ये हमारे एयरफोर्स के द्वारा एक्सरसाइज की जाती है, यानी अपने आप को जांचना, हम अपने आप में कितने आगे हैं। हमारी सेना, अगर वायुसेना जो है वो अगर किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए जाएगी तो वो किस तरह से काम करेगी, ये सारी चीजों को मापने के लिए, या हमारे जो प्लेन हैं, हमारे जो फाइटर जेट हैं, ये किस तरह से काम करेंगे, यहां पर हमें सारी चीजों के बारे में जानकारी चाहिए। तब एक एक्सरसाइज की जाती है जिसका नाम है रेड फ्लैग एक्सरसाइज। तो ये किसके साथ की जाती है, तो ये क्या बात की जाती है किसके साथ में, अमेरिका के साथ में। तो आप याद रखिएगा कि रेड फ्लैग की नाम की जो एक्सरसाइज है ये अमेरिका के साथ की जाती है। क्या हाल ही में कभी की गई है, तो आपका आंसर यह हो जाएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में बन जाएगा, क्योंकि रेड फ्लैग एक्सरसाइज हाल ही में 2024 में की गई है। और 2024 में कहां पर की गई है, तब आपका आंसर क्या होगा, ये अमेरिका के अलास्का नाम की जगह पर की गई है। तो रेड फ्लैग 2024 एक्सरसाइज जो भारत और अमेरिका के बीच होती है, ये 2024 में अलास्का में हुई थी। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बनता है आपका करंट अफेयर्स में भी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्या यूएसए के साथ केवल यही एक्सरसाइज होती है, तब आपका आंसर क्या होगा, तो आप यहां पे कई सारी एक्सरसाइज को जानेंगे। एक एक्सरसाइज है यूएसए के साथ में, उसका नाम है वज्र प्रहार। तो आपसे पूछ ले वज्र प्रहार किसके साथ में होती है, तो भारत की अमेरिका के साथ में एक हमारी एक्सरसाइज है। एक आप देखेंगे कि युद्ध अभ्यास के नाम से ही हमारी एक्सरसाइज है। तो युद्ध अभ्यास अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो किसके साथ है, ये यूएसए के साथ है।
क्या यूएसए के साथ और भी एक्सरसाइज होती हैं? तब आप यहां पर बताएंगे कि एक एक्सरसाइज जो है मालाबार, इसलिए हमारी 4 देशों के साथ में मिलकर होती है, जिसमें हम भारत भी शामिल है, इसमें आप देखेंगे अमेरिका भी शामिल है, अमेरिका के साथ साथ इसमें जापान भी शामिल है, और जापान के साथ हमारा एक देश जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, ये भी शामिल है। तो इन 4 देशों के साथ यहां पर ये एक्सरसाइज होती है, और भारत के मालाबार तट पर इसका नाम रखा गया है, इसलिए इसका नाम क्या है? मालाबार एक्सरसाइज। और आप यहां पे एक बात और नोट करना, इन्हीं 4 देशों ने चीन को काउंटर करने के लिए एक ग्रुप बनाया जिसका नाम क्या है? क्वाड। तो ये क्वाड ग्रुप क्या है? ये 4 देशों के द्वारा बनाया गया ग्रुप है। इन 4 देशों के द्वारा चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया ग्रुप है, और इन 4 देशों के द्वारा एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम क्या है? मालाबार एक्सरसाइज। ये मालाबार एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बनती है, और आपके एग्जाम्स में कई बार ये पूछी भी गई है कि मालाबार एक्सरसाइज कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, कौन कौन से देशों का ग्रुप इसके साथ में मालाबार एक्सरसाइज करता है, और ये किस तट के नाम पर रखी गई है? तो भारत में केरल के तट जिसका नाम है मालाबार, उसी के नाम पर ये एक्सरसाइज का नाम रखा गया है। ठीक है, तो आपके आंसर क्या है? सभी ने बताया है यूएसए। यूएसए राज फीलिंग्स का आंसर है यूएसए। और किसी का आंसर है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जितने भी चीज़ आपको मैं बताता जा रहा हूँ ना, इनको नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि नोट करने से आपको चीज़ें बहुत जल्दी से याद होती हैं। और क्योंकि हम जब वहाँ पे पेन चला रहे होते हैं ना, तो पेन चलाने से जब हम उस चीज़ को बोल कर लिख रहे होते हैं, तो वो चीज़ें हमारे माइंड में असर डालती हैं। जब आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे तब ही वो रिवाइज हो जाएंगी कि ये मैंने कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, ये मैंने कहीं ना कहीं तो लिखा है। तो ऐसी चीज़ों के लिए बोलता हूं कि हमेशा कॉपी पेन का भी यूज़ किया है। हमेशा एक जगह पर याद रखना, कभी पीडीएफ हर टाइम काम नहीं आती, लेकिन जब लिखा होता है खुद के द्वारा, तो वहां पे हम पेन से लिख भी रहे होते हैं, हमारी आंखें भी उस पर फोकस कर रही होती है, हमारा माइंड भी उस पर फोकस कर रहा होता है, उसके अलावा हम उसको रीड भी कर रहे होते हैं, तो एक तरह से रिवाइज भी हो रहा होता है। तो सारी चीज़ें कंबाइंड रूप से लिखना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए कई लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिशा शर्मा नमस्ते। बहुत लेट, क्वेश्चन नंबर 6 निकल चुके हैं, 7 पे आ गए हैं। तो यहां पे आपका सामने दिख रहा होगा, हमारे यहाँ पे वोल्केनो है। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे हैं कि वोल्केनो, हमारी पृथ्वी में वोल्केनो पाए जाते हैं। अब वोल्केनो अलग अलग जगह पर भी मिलते हैं। अलग अलग जगह पर मिलेंगे तो भाई एक जगह है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में भी मिलेगा। और अंटार्कटिका में जो मिल रहा है, तो कई सारे हमारे पास में वोल्केनो होते हैं, जिसमें डोरमेंट नाम का वोल्केनो होता है, एक्टिव वोल्केनो होता है, डेड वोल्केनो होता है। जिसका मतलब क्या होता है? एक्टिव का मतलब है कि जहां पर विस्फोट होते रहते हैं, डेड का मतलब है जहां पे कभी भी विस्फोट नहीं होगा, डोरमेंट का मतलब है कि जहां पे विस्फोट होने का पता नहीं होगा या शायद नहीं भी हो। तो दोनों ही चीजें होती हैं। तो यहां पर ऐसा है कि यहां पे बोला गया है कि सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? वो भी कहां का? अंटार्कटिका का। तो यहां आपके पास में ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से अगर मैं मेरापे की बात करूं, कौन सा? माउंट मेरापे। ये माउंट मेरापे है तो एक्टिव, लेकिन अंटार्कटिका में नहीं है। अगर अंटार्कटिका में नहीं है तो कहां पर है? तो आप इसका आंसर दे दोगे, ये इंडोनेशिया का है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पे हो जाता है क्या? गलत। ठीक है, एटना की बात करते हैं। भाई एटना तो आपने कई बार सुना होगा। एटना जो आपका ज्वालामुखी है, ये भी एक्टिव है, लेकिन एक्टिव होने के साथ साथ अंटार्कटिका में होना जरूरी है, लेकिन ये तो इटली में है। इसका मतलब ये भी आंसर हमारा नहीं है। कोटोपैक्सी, कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, कोटोपैक्सी कहां पर है? ये इक्वाडोर में है। अब मेरे पास एक ही आंसर बचा जो कि आपका सही हो जाएगा, यानी माउंट एरेबस जो है, ये क्या है? ये एकमात्र अंटार्कटिका का सक्रिय ज्वालामुखी है, और इसका आंसर आपको मिल चुका है। क्या और इसके अलावा इससे अलग एक फैक्ट भी है? तो याद रखना, इसका एक फैक्ट और है कि पृथ्वी का सबसे दक्षिणी, यानी पृथ्वी का सबसे दक्षिणी ज्वालामुखी अगर पूछा जाए तो भी आंसर क्या हो जाएगा? तब भी आपका आंसर होगा माउंट एरेबस, क्योंकि आपका साउथ में है अंटार्कटिका, और साउथ का भी साउथ, वो है माउंट एरेबस। तो आपके लिए सबसे दक्षिणी अगर वोल्केनो पूछा जाए तो माउंट एरेबस का नाम आप ले सकते हैं। अंटार्कटिका का यही एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जहां पर विस्फोट होते रहते हैं। तो जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर ए त्रिशा का आंसर है। राज फीलिंग ने इक्वाडोर बताया, हटाना, हाँ बिल्कुल, एएसपी ने भी ए बताया है।
ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं इसका मतलब है कि वो वास्तव में एक्टिव हैं, यानी ज्वालामुखी की तरह ही एक्टिव हैं। वो यहाँ पर कुछ सीखना चाहते हैं, वो यहाँ पर कुछ समझना चाहते हैं, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, उनको भी नोट करना चाहते हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कॉपी पेन लेके जरूर बैठें। आप यहाँ पे अपने आंसर भी तो लिखें, लेकिन साथ साथ अपनी चीज़ों को भी नोट करें और कमेंट भी जरूर करें, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग एक्टिव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। सूचना का अधिकार दिया गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया है। ये क्या है? आरटीआई क्या है? आपको पता है कि सरकार बहुत से काम करती है, और सरकार जो काम करती है उसके बारे में आपको पता है, ये भी पता है कि सरकार के जो मंत्री हैं वो भ्रष्टाचार भी कर लेते हैं, और भ्रष्टाचार करने के साथ साथ उनकी जवाबदेही भी नहीं होती। वो ना तो इसका जवाब देना चाहते हैं, ना ही वो किसी को बताना चाहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार किया है। तो इस चीज के जानने के लिए, यानी जो आप काम कर रहे हैं इस चीज की इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा, मतलब जो है सरकार के द्वारा, एक एक्ट लाया गया जिसका नाम है आरटीआई एक्ट। और ये आरटीआई एक्ट कब लाया गया? तो इसकी जो ईयर पूछी जाती है वो है 2005। 2005 में एक एक्ट आता है आरटीआई। अब इस आरटीआई एक्ट में क्या होता है, जो सरकार के जो कार्य होते हैं, अब सरकार के कार्यों के बारे में जानना चाहते हैं, सरकार के कार्यों ने माने कितना खर्च हो रहा है, कितना कितना किस पर खर्च किया गया है, इन सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि इस कार्य में क्या चाहिए? पारदर्शिता। यानी आरटीआई के तहत आप पारदर्शिता को जानेंगे कि यहाँ पे जितनी भी सरकार काम कर रही है वो पारदर्शी तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं काम कर रही है। और इस तरीके से क्या होगा, आपको जो जवाब मिलेगा, यानी आपने जो जवाब मांगा है उसका जवाब देने के लिए उन्हें क्या चाहिए? उनकी जवाबदेही बनती है। इसलिए क्या बनेगा कि अगर आप आरटीआई, किसी भी चीज का आरटीआई मांगते हैं, किसी भी कोई भी कार्य किया गया उसकी आरटीआई मांगते हैं, तो आपको 30 दिनों के भीतर जानकारी प्रदान करनी होती है उस मंत्री के द्वारा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि यहां पर पी और क्यू दोनों आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहां सही हो जाएगा। तो किन लोगों का ऑप्शन नंबर डी है? तो यहां पर एएसपी ने बताया है डी, राज फीलिंग का आंसर है, त्रिशा शर्मा का ए आंसर है, जो कि गलत है। भाई आंसर तो दो, आंसर बाकी के जितने लोग दे रखे हैं भाई सब लोग आंसर दो। क्वेश्चन नंबर आ गया 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि आप जब अपने लोकतंत्र की बात करते हैं, और लोकतंत्र में आखिरी पंक्ति में हर उस व्यक्ति तक यहां पे क्या पहुंचनी चाहिए? हमारे रिसोर्सेस पहुंचने चाहिए। अब इस स्तर पर काम करने के लिए आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जिला बहुत हैं, हमारे यहाँ पे जिला के अंदर पंचायतें भी हैं, यानी ब्लॉक भी बनते हैं, और ब्लॉक के साथ साथ हमारे यहाँ पे ग्राम भी हैं। तो गांव के स्तर तक अगर किसी भी रिसोर्सेज को पहुंचाना है, यानी कोई भी कार्य कराना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ा। और संविधान में जो संशोधन किया हमने यहाँ पे, वो कौन सा संशोधन किया? हमने यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन किया। अब 73वां जो संशोधन किया, इसे किसी ना किसी ईयर में किया गया होगा। तो वो ईयर कौन सी थी? वो 1992 थी। तो 1992 में 73वां संशोधन किया जाता है संविधान के अंदर। अब इसके अंदर क्या किया गया? तो भाग 9 जोड़ा गया, और इस भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 से लेकर 243 ओ भी जोड़े गए। अब इसमें कुछ हुआ होगा, तो यहां पर भारत की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात की जाती है। तो भारत की त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात की जाती है। अब पंचायत की व्यवस्था त्रिस्तरीय की बात की जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले शीर्ष स्तर की अगर मैं बात करूं, तो शीर्ष स्तर पर आप जिले की बात करते हैं। जिले में क्या होगा? जिले में अगर होगा तो क्या होगा? वो कहलाएगा आपका जिला परिषद। ठीक है। अब जिला परिषद के अलावा क्या जिला पूरा वो ब्लॉक से मिलकर बनता है, तो हम क्या कहेंगे? जिले के अंदर क्या है? ब्लॉक भी आते हैं। तो ब्लॉक लेवल पर क्या होगा? ब्लॉक स्तर पर क्या होगा? तो इसे हम क्या कहते हैं? पंचायत समिति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पंचायत समिति कहते हैं। और यहां पर बात की जाएगी कि ग्राम स्तर की बात की जाएगी, तो इसे क्या कहेंगे? तो अब इसको हम कहेंगे ग्राम पंचायत, जो कि आपका सबसे निचला स्तर होता है। तो आपके ये 3 स्तर पाए जाते हैं।
इसलिए इसे त्रिस्तरीय प्रणाली कहा जाता है। और इसके आर्टिकल मैंने बता दिए, 243 से लेकर 243 ओ तक है। और आपसे भाग पूछा जाए तो भाग 9 है। इसके अंतर्गत क्या किया गया? संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 1992 में। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले, पहला कहता है ग्राम पंचायत गांव स्तर पर, सही है। जिला परिषद जिला स्तर पर, और पंचायत समिति राज्य स्तर पर, तो जो कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी कहता है ग्राम पंचायत गांव स्तर पर, सही है। पंचायत समिति जो है वो जिला स्तर पर है, जो कि आपका यहाँ पे गलत हो गया। ग्राम पंचायत गांव स्तर सही है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद जिला स्तर पर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चुना है वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ में एएसपी का आंसर है, त्रिशा का आंसर है, इसी का आंसर सी आंसर आ रहा है। और फीलिंग स्टडी, यानी राज ने भी आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बिल्कुल सही हैं। और यहाँ पे आपने पता होगा कि यहाँ से आपके पिछली कल वाली क्लास में भी पंचायत समिति से क्वेश्चन था, और इससे पहले वाली क्लास में भी पंचायत समिति से क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी बनता है। और आप यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन भी आपका पंचायत से ही संबंधित है, यानी पहली बार ये व्यवस्था अपनाने वाला राज्य कौन सा था? पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य। तब आपका आंसर क्या होगा कि आपके पास में 4 ऑप्शन हैं। और ये भी मैं बता दूं कि ये कब कब अपनाया गया था? 2 अक्टूबर को अपनाया गया था। और 2 अक्टूबर तो हर साल आता है, तो कौन सी ईयर होगी? तो 1959। 2 अक्टूबर 1959 को ये पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई, यानी पहली बार अपनाई गई। और अगर पहली बार अपनाई गई तो किसी ना किसी स्टेट ने की होगी, और अगर स्टेट में भी किसी ना किसी जिले के अंदर की गई होगी। तो आप याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नागौर जिले के अंदर किया गया था, राजस्थान के अंदर नागौर जिले के अंदर ये पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, इसलिए पहला राज्य बना था पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला। ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा कि एक गांव कोई ना कोई, यानी हमने जिला तो बता दिया, वो तो जगह है नागौर, लेकिन वो गांव के स्तर की बात की जाए, ग्राम पंचायत की बात की जाए, तो ग्राम पंचायत पहली कौन सी बनी थी? तो वो थी बगधारी। ठीक है। जिला कौन सा है? वो नागौर। और ग्राम पंचायत जो थी वो क्या थी? बगधारी। तो आपका यहां पे ये क्वेश्चन भी आंसर आपको मिल गया। ठीक है। 10 का सी, 10 का सी, 10 का सी, जो लोग सी बता रहे हैं बहुत सही आंसर दे रहे हैं। और त्रिशा का आंसर सही है, एएसपी का, राज का आंसर बिल्कुल सही है। बगदारी गांव था, बगदारी जो कि आपका नागौर जिले में है, और नागौर जिला जो है वो आपका राजस्थान में है। तो पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला राज्य आपका राजस्थान है, जिला आपका नागौर है, और गांव आपका पूछा जाए तो बगदारी गांव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। आपको पता है कि हमारे जितने भी बिल होते हैं वो या तो लोकसभा में जाते हैं सबसे पहले, या फिर वो क्या जाते हैं? संसद के किसी भी सदन यानी राज्यसभा में भी जाते हैं। अब होता क्या है कि कोई धन विधेयक है, मनी बिल है, तो मनी बिल को पेश करना है, और वो पेश करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? तो इस बात को याद रखना, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात की घोषणा करने वाला लोकसभा अध्यक्ष है। और मनी बिल हमेशा कहां पे पेश किया जाएगा? तो हमेशा लोकसभा में पेश किया जाएगा। यानी आप किसी भी बिल को कहीं भी पेश कर सकते हो, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में, लेकिन मनी बिल आएगा, धन विधेयक आएगा, तो धन विधेयक को हमेशा लोकसभा में पेश किया जाएगा। और यहां पे इसको घोषित करना है कि ये विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। और इसका पूर्ण निर्णय की बात की जाती है, पूर्ण निर्णय यानी अंतिम निर्णय कोई अगर देगा तो वो लोकसभा अध्यक्ष देगा। तो घोषित किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इनका निर्णय मान्य होता है। अगर इन्होंने घोषित कर दिया कि हाँ ये मनी बिल है, तो वो मनी बिल माना जाएगा, और अगर मना कर दिया तो वो नहीं माना जाएगा। और इसके लिए आपको क्या आर्टिकल पता होना चाहिए? आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल नंबर है 110। और अगर आपसे क्लॉज भी पूछ ली जाए तो खंड है आपका तीसरा। तो आर्टिकल 110 में यहां पे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मनी बिल के अंतिम निर्णय की बात की गई है। और यहां पर एक बात और नोटिस कर लेना, अदालत में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि ये धन विधेयक नहीं है, तो आप अदालत में इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। इस बात को भी याद रख लेना। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? हाँ 3 या 4 क्लास हुई होगी अब डेली। चलिए त्रिशा शर्मा का भी आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
आपको पता है भाई, हमारे यहाँ पे वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है, और वोट डालने का जो अधिकार मिला हुआ है वो किसी ना किसी एज तक मिला होगा, यानी किसी ना किसी एज से स्टार्ट होता होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा 10 साल का है वो वोट डालने जा सकता है, कोई बच्चा 12 का है तो वोट डालने जा सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वोट डालने की उम्र है क्या। यही पूछा गया है कि भारत में मत देने के लिए विधिक उम्र क्या है। तो विधिक उम्र के लिए क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। अब संशोधन किस में करना पड़ेगा, संविधान में करना पड़ेगा। और संशोधन कब किया गया, तो 1988 में किया गया, यानी 1988 में हमने क्या कर दिया, संशोधन किया। और 1988 में जो संशोधन किया गया वो 62वां था, यानी 62वां संशोधन था। और क्यों किया गया, क्योंकि इसमें जो उम्र थी ना वो कितनी थी, 21 साल की उम्र थी। और इस 21 उम्र को घटाकर कितना कर दिया गया, घटाकर हमने कर दिया 18 वर्ष। अब जो व्यक्ति है 18 साल का होने पर वोट डालने का अधिकार रखता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन इससे पहले उम्र क्या थी, तो इससे पहले उम्र थी 21 साल, और 21 साल 1988 तक रही है। 1988 के बाद इसको घटाकर कर दिया 18 वर्ष। तो आपसे पूछा जाए कि 18 वर्ष में वोट डालने का अधिकार हमें किस सन से प्राप्त हुआ है, तो 1988 से, 1988 के बाद से हमें यह अधिकार प्राप्त हुआ है, वरना उससे पहले 21 साल के व्यक्ति को ही वोट डालने का अधिकार हुआ करता था। तो यहां पे कितने लोगों का सही है, तिशा का आंसर है ए, दिव्यांशी का कोई आंसर नहीं है, नमस्ते, बहुत लेट हो गए। सही है, आधी क्लास तो निकल ही गई है, इतने ही क्वेश्चन होते हैं 20 के आसपास, आधी से ज्यादा क्लास निकल गई है, इतना लेट मत आया करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, आपको पता है कि हमारी बॉडी में हमें हड्डियों को मजबूत करना होता है, हमें प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना होता है, और मजबूत करने के लिए हमारी बॉडी में क्या होता है, कोलेजन बनता है। और ये कोलेजन जो बनता है तो किसी ना किसी हेल्प से बनता होगा, ऐसा तो है नहीं कि कोलेजन बन गया ऐसे ही, इसे किसी ना किसी चीज की हेल्प की जरूरत पड़ती होगी। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन जो है वो मदद करता है। तो आप यहां पे कहेंगे कि कोलेजन की मदद के लिए एस्कॉर्बिक एसिड की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, एस्कॉर्बिक एसिड की जरूरत होती है। अब एस्कॉर्बिक एसिड क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी कहलाता है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये कोलेजन में बदलता है क्या, यानी एस्कॉर्बिक एसिड अगर आपकी क्या जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, ये हेल्प करेगा जो हमारे अंदर एमिनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन को तोड़कर बनते हैं, उस अमीनो एसिड को कोलेजन में बदलने में हेल्प करता है कौन, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। और ये विटामिन सी है क्या, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है, आपकी इम्यून सिस्टम जो होता है, इसको मजबूत करने का काम करता है। आपकी जो हड्डियां मजबूत होती हैं उसमें भी विटामिन सी की जरूरत होती है, और इस विटामिन सी को मजबूत करने के लिए आपको खट्टे फल खाने की जरूरत है, यानी संतरे को, नींबू को या अंगूर को। सब्जियों की मैं बात करूं तो शिमला मिर्च उसमें काम आएगी, और अगर मैं बात करूं जामुन या अमरूद, ये सब विटामिन सी के स्रोत हैं, इनसे हमें विटामिन सी मिल सकती है। इतनी बात समझ में आई। तो कितने लोगों का आंसर ये सही है, कोलेजन। गुड आफ्टरनून स्टडीज लैब गीता। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, विटामिन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके यहाँ कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कहता है कौन सा व्यक्ति संकरित ज्वार के पिता के रूप में प्रसिद्ध है, यानी हाइब्रिड सोरगम। ये होता है ज्वार, ये क्या है, एक प्रकार की फसल होती है। अब संकरित की बात की जा रही है, हाइब्रिड की बात की जा रही है। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी 12th लेवल पे, तो वहां पर आपको एक वर्ड सिखाया गया होगा, हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। ये संकरण क्या है, तो संकरण क्या है, दो अलग अलग पौधों को संकरण से जो प्राप्त होता है, यानी दो अलग अलग पौधे मिलाकर यहां पे क्या किया जाता है, उनका हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, उनका संकरण किया जाता है। उस संकरण से यहां पे क्या बनती है, यहां पे हमें यहां पे फसल प्राप्त होती है। और इसका पिता किसे माना जाता है, तो आप यहां पे बताएंगे कि इसका पिता माना जाता है नीलम राजू गंगा प्रसाद
राव को। तो संकरित ज्वार के पिता कौन है? नीलम राजू गंगा प्रसाद राव। इन्होंने क्या किया, ये सोरगम जो फसल है, ज्वार जो एक फसल है, इसको संकरित करने का काम किया, इसको संकरण से प्राप्त करने का काम किया, अलग अलग पौधों को मिलाकर उसका हाइब्रिडाइजेशन किया गया, जिसके कारण ये यहां पर हमारे यहां पे ज्वार की खेती बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको क्या मिल गया है? यूपी पुलिस का बैच लेना है, कैसे मिलेगा? हाँ जी, यूपी पुलिस आपको अगर बैच लेना है तो आपको मैं बता दूं, तो हमारे यहाँ पे चाणक्य बैच है जो यूपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए बनाया गया है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, और उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? बाई एससी ऐप। और इस बाई एससी ऐप को जब आप डाउनलोड करोगे तो लॉगिन करने के बाद, यानी पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको सामने ही दिख जाएगा फ्रंट पे चाणक्य बैच। नहीं दिखता है तो पेड वाले क्लास में जाकर आप वहां से चाणक्य बैच में जा सकते हैं। जाने के बाद वहां पर उसको खरीद सकते हैं। कितने में मिलने वाला है? 599 रुपए में आपको ये बैच मिलने वाला है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मैं इस तरीके से जीके आपको पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से तोड़कर जीके पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। तो इसके लिए आपको वो बैच भी लेना पड़ेगा जहां पे मैं पूरी तरह से कंसेप्ट के साथ में आपको पढ़ाने वाला हूं। यहां पे मैं केवल आपको चीजों को समझा रहा हूं, वहां पे मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन देने वाला हूं, वहां पे मैं डिटेल तरीके से आपको समझाने वाला हूं, वहां पे मैं आपकी इमेजिनेशन बिल्ड करने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, आपको अभी फोन उठाना है, और फोन उठाने के बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इस बैच को खरीद सकते हैं। हाँ, इसकी वैकेंसी जल्द आने वाली है, लेकिन जब वैकेंसी आएंगी तो एग्जाम की डेट भी आएगी, इस बात का याद रखिएगा। उसके बाद आपके पास में टाइम नहीं होगा, आपके अंदर पेशेंस लेवल इतना नहीं होगा कि आप वहां पर ये कर पाएं कि हाँ मैं 2 महीने के अंदर तैयारी कर लूंगा। इसलिए अभी अगर आप बैच ले लेते हैं तो आपको फायदा मिल जाएगा, क्योंकि इस बैच की जो डेट है, यानी या मैं आपको इस बैच की जो रेट है, वो रेट भी आगे जाके बढ़ जाएगी जब वहां पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी आपको ये इतने में मिल रहा है 599 में, इसकी रेट आगे बढ़ जाएगी, इस बात का याद रखिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सस्ते में पड़ जाएगा। और आपको अगर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे आगे जाके मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर जो आपको हमारे प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं, आप वहां पर जाएंगे, आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आता है आपका, ये क्या कहता है? आपको पता है मैंने आपको कई सारी चीजें बताई, 7वीं अनुसूची से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। अब वो किस तरीके से और पूछा जा सकता है, उसका एग्जाम्पल आपके सामने यहां पे है। क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है केंद्र और राज्यों के कानून बनाने के अधिकारों के बारे में। यानी केंद्र कानून बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, राज्य कानून बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। अब कहता है कि संघ और राज्य सरकारें दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती। अब समवर्ती सूची कहां आएगी, तो याद रखना कि हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची है। कैसी? एक अनुसूची है, उसका नाम है 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची के अंदर एक आर्टिकल है जिसका नाम है 246। और ये आर्टिकल में क्या बताया गया है, केंद्र और राज्य के बीच में विभाजन किया गया। किसका विभाजन? केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, यानी किस पर कानून कौन बना सकता है, ये बात यहां पे बताई गई है। अब विभाजन तो कर दिया, विभाजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, लिस्ट बनानी पड़ी, सूची बनानी पड़ी कि किसके लिए। यानी एक सूची है जिसका नाम है संघ सूची, और संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार जो होगा वो किसको होगा, केंद्र को होगा। इसी तरीके से राज्य सूची के अंतर्गत को जो विषय आएंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार किसी को होगा, तो वो राज्य को होगा। और इसके बाद समवर्ती सूची की बात करते हैं, ये तीसरी अनुसूची क्या है, ये तीसरी सूची कहती है कि इस सूची के अंतर्गत दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। यही बात आपका पी कहता है, संघ और राज्य सरकारें दोनों समवर्ती सूची के विषयों के अंतर्गत कानून बना सकती हैं। तो पी बिल्कुल सही है। क्यों? क्या कहता है, यदि समवर्ती सूची के विषय पर संघ कानून और राज्य कानून के बीच कोई मतभेद होता है तो संघ कानून मान्य होगा। इसका मतलब क्या है, अगर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना लेते हैं, या फिर हो सकता है कि दोनों के कानून में दोनों को मतभेद हो, तो मतभेद होने की स्थिति में पावर केंद्र के पास ज्यादा है, तो इसका मतलब केंद्र का कानून मान्य होगा। मान लो यहां पे बताया गया है कि राज्य, अगर दोनों ने कानून बनाया है, दोनों में इस बात का मतभेद है, तो मतभेद होने पर केंद्र का कानून ही माना जाएगा। यह बात क्यों कहता है, और यह भी बात सही है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पी और क्यू दोनों। तो बताइए कितनों ने आंसर दिया है? हाँ जी बिल्कुल, नेक्स्ट है आपके सामने, नेक्स्ट आएगा। ऑप्शन नंबर ए राज ने बताया, दिव्यांशी ने बताया बी, और त्रिशा का आंसर ए है, और इसके अलावा एएसपी कह रहे हैं कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 16।
आपको एक बात मालूम होगी, हमारे ईयर होती है, जब प्रत्येक वर्ष स्टार्ट होता है तो हमारी संसद में पहला सत्र आता है। अब पहला सत्र आता नहीं है, बुलाया जाता है। अब बुलाया कौन कौन बुलाएगा? तो बुलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति। संसद के दोनों सत्र यानी दोनों सदनों को यहाँ पे राष्ट्रपति क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। और यहाँ पर दोनों सदनों में राष्ट्रपति का संयुक्त संबोधन आरंभ होता है। और राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है ये हमारा आर्टिकल 87 में दिया गया है। आर्टिकल 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों को क्या करता है? संबोधन करता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण या राष्ट्रपति का जो भाषण है वो आर्टिकल नंबर 87 है। प्रत्येक सत्र में, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को आरंभ करने का काम किसी का है तो वो किसका है? वो राष्ट्रपति का है। यहां पर राष्ट्रपति दोनों को बुलाते हैं और दोनों को संयुक्त संबोधन देते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जिन लोगों का सी ऑप्शन है तभी यहां पे आपका सही होगा। मेरा सही है ए। त्रिषा कह रहे हैं तब तक आधा कोर्स से ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप पीछे रह जाओगे। बिल्कुल सही बात है। देखो अभी क्लासेस आपकी स्टार्ट हुई हैं और स्टार्ट होने का मतलब है कि यहाँ पे आपको चीजें अभी धीरे धीरे समझाई जा रही हैं, जिससे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड होगा। वहां पर पढ़ना अच्छा होता है, लेकिन जब आप एग्जाम के टाइम पे पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पे कोई भी कोचिंग संस्था आपको अच्छे से नहीं पढ़ाएगी। ये बात याद रखिएगा, एग्जाम के टाइम पे कोई भी संस्था आपको अच्छे से नहीं पढ़ाती है। वो आपको रिकॉर्डेड बैच देती है, आपको लाइव पढ़ाने में भी कम इंटरेस्टेड दिखाती है। क्यों? क्योंकि लाइव अगर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो वो बैच खत्म नहीं होने वाला। इसलिए कहता हूं कि अभी अगर आप बैच ले लेते हैं आपका अभी फायदा है। आप यहां पे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, अपनी इमेजिनेशन बिल्ड करेंगे और एग्जाम जिस दिन आएगा आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे और आप वहां पर चाहे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएं, चाहे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएं, चाहे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आ जाएं, आपके आंसर सही निकलने वाले हैं। रीजन क्या है? आपने उसको अच्छे से समझा है। इसलिए कह रहा हूं अगर आपका मन है तो आप अभी ले सकते हैं। दीपक क्या कह रहे हैं? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 17। देखो निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया? खिलाफत दिवस की बात की जा रही है यहां पे आपके सामने। तो खिलाफत दिवस सबसे पहले मैं बात करूं तो मनाया किसके द्वारा गया, या इसका लीडर कौन था, या फिर कह सकते हैं इसको कहां पर यानी किसके विरोध में बनाया गया? तो आप कहते हैं कि हमारे देश में एक अली बंधु हुआ करते थे और इन दिया गया, और इसी वजह से इस आंदोलन के दिन को ही हम खिलाफत दिवस के नाम पे मनाते हैं। और ये दिवस कब है? 17 अक्टूबर 1919 को। तो 17 अक्टूबर 1919 को ये दिवस मनाया गया। 13 को जलियांवाला बाग। हाँ जी, ग्रुप डी का साइंस पढ़ा है आदित्य कुमार। ग्रुप डी का साइंस बैच की अगर बात कर रहे हैं तो बैच आपका चल रहा है। ग्रुप डी का हमारा जो बैच है, जो हमारा साइंस का बैच है, वो साइंस स्पेशल बैच हमारा एप्लीकेशन पे चल रहा है और वो एप्लीकेशन हमारी बाई एससी ऐप पर है। ठीक है, अगर आप यादविन स्मार्ट क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन अब चेंज हो चुकी है। बाई एससी आपको डाउनलोड करना होगा, वहां पर आपकी साइंस की क्लासेस भी मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आता है। आपको पता है कि जमीनी स्तर पे अगर आप कुछ काम करते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, जमीनी स्तर पर अगर पर्यावरण को बचाने के लिए आप कुछ काम कर रहे होते हैं तो आपको क्या किया जाता है? आपको सम्मानित किया जा सकता है। अब कैसे सम्मानित किया जाएगा? तो यहां पर हमारे पास में पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा यानी दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार आपसे पूछ लिया जाए, उसका नाम क्या है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जो कि 1989 में स्थापित किया गया था। अब मैं भी ये भी पूछूं कब स्थापित किया गया? तो 1989 में स्थापित किया गया था। और पूछा जा रहा है कि कोई पहला भारतीय प्राप्तकर्ता यानी पहली बार किसी भारतीय को मिला तो कब मिला? आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा 1989 के बाद 1992 में पहली बार भारत के किसी व्यक्ति को वो मिला था। और उन व्यक्ति का नाम क्या था? तो उन व्यक्ति का नाम है मेधा पाटेकर। तो मेधा पाटेकर को 1992 में फर्स्ट टाइम में ही क्या मिला था, यानी पहली बार किसी भारतीय को क्या मिला था? यहां पे पुरस्कार मिला था।
अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हाल ही में यानी 2024 में भी ये पुरस्कार किसी भारतीय को मिला है। तो ये भी याद रख लेना, 1992 के बाद अभी 2024 में भी हाल ही में एक व्यक्ति को ये पुरस्कार और मिला है। उनका नाम क्या है? आलोक शुक्ला। क्या नाम है? 2024 में आलोक शुक्ला को ये पुरस्कार मिला है। और इनके आंदोलन का नाम क्या था? इन्होंने छत्तीसगढ़ के जंगलों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन चलाया। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जंगलों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन चलाया और ये आंदोलन चलाने के कारण इनको गोल्डमैन पुरस्कार दिया गया, पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। और ये आपको ये भी याद रखना है कि ये भारत भी कौन से भारतीय हैं? ये 7वें भारतीय हैं। यानी अभी तक गोल्डमैन पुरस्कार जो है 7 भारतीयों को मिला है और 7 में से 7वें भारतीय कौन है? ये हाल ही में आलोक शुक्ला को मिला है। ठीक है, इन्होंने हसदेव अरंद वन, यानी एक वन है, एक आपके पास में जंगल है जिसका नाम है हसदेव अरंद। इस वन की सुरक्षा के लिए एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन और इसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया। तो पहला पुरस्कार मिला मेधा पाटेकर को और हाल ही में किसी को मिला है तो उनका नाम क्या है? आलोक शुक्ला पुरस्कार। ठीक है, आलोक शुक्ला। बताइए किसका आंसर आया? मेधा पाटेकर स्टडीज लाइव गीता, आलोक शुक्ला स्टडीज लाइव गीता ने बताया, त्रिशा शर्मा ने डी आंसर बताया। गलत हो गया है राज फीलिंग्स का भाई। ग्रुप डी का प्रीवियस सेट कराइए। ग्रुप डी का प्रीवियस सेट शाम वाली क्लास? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है भाई, वो भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अभी क्या है, अभी हमारे जो है थोड़ा सा काम चल रहा है, वो भी क्लास आपकी स्टार्ट कर दी जाएंगी, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है ग्रुप डी की। वैसे मैंने लगभग 40 से प्लस क्लासेस वो दे दी हैं ग्रुप डी के लिए। साइंस की क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो साइंस की मैंने 40 प्लस क्लास, तो 40 प्लस सेट बहुत होते हैं। अगर आप उनको करेंगे तो आपको करने का तरीका समझ में आएगा, किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। हाँ, उनको आगे मैं कंटिन्यू भी कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। परमाणु संख्या की बात की जा रही है। आपको पता है कि हमारे जो तत्व हैं 118 तत्व हमें ज्ञात हैं, जिनमें परमाणु संख्या के आधार पर उनको व्यवस्थित किया गया है। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास में कई सारे तत्व होते हैं। तो ये आपके क्या हैं? इनके परमाणु क्रमांक के आधार पर मैंने आपको ये बता रहा हूं। तो ऐसे ही 46 परमाणु क्रमांक जो होगा वो इनमें से किसी का होगा। तो 46 परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखना, 46 परमाणु क्रमांक वाला तत्व जो है वो पैलेडियम है। पैलेडियम जो है वो 46 भी परमाणु क्रमांक की संख्या रखता है। और यहां पे याद रखना, ये इनमें से डी ब्लॉक में आता है। और डी ब्लॉक में आने का मतलब क्या है? कि जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में होगा। यानी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इन तरीके से होते हैं, sp-d-f। तो यहां पर ये ग्रुप बनते हैं sp-d-f में। तो यहां पर जो डी ग्रुप है इसमें आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन 4d कक्षक में होंगे। इसी वजह से ये आपके डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और कौन आता है? पैलेडियम आता है। संख्या क्या है? 46 है। तो आपके पास में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने का आंसर सही है? राज का आंसर सही है, त्रिषा का आंसर सही है, दिव्यांशी ने भी आंसर सही दे दिया है और आदित्य कुमार ने आंसर नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं है, आंसर जितनों ने दिया बहुत अच्छा आंसर दिया है। और इसी के साथ में आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो आपका पर्यावरण हो, चाहे वो आपका संविधान हो, चाहे वो आपकी ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो या फिर पॉलिटी हो या कुछ भी हो, आपके अगर जीके की बात आती है तो जीके को हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज भी आपको पता चलती है जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। कहीं से भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इससे रिलेट करके क्वेश्चन आ जाए, आप उसे तुरंत सॉल्व कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको यहां पे अच्छे तरीके से समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। भारत में कार्बन टैक्स लिया जाता है। अब टैक्स तो हर किसी भी चीज पे लिया जाता है, तो कार्बन के नाम पर भी हम टैक्स लेते हैं। और टैक्स जो है वो टन के हिसाब से लिया जाता है। तो कितने रुपए प्रति टन के हिसाब से वो टैक्स लिया जाता है? तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 है। तो कार्बन टैक्स की जो मौजूदा दर है ये आपको बतानी है। ये भी याद रखना, कार्बन का मतलब है कि हम कोयला की बात करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है? कोयले का उत्पादन होता है। तो हम कोयले का क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। उत्पादन के साथ साथ हम उनका क्या करते हैं? आयात करते हैं। तो इस पर क्या लगता है? इस पर टैक्स लगता है। अब टैक्स लग गया,
लेकिन आप यहां पे कहेंगे कि क्या कार्बन टैक्स का मतलब ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैस होती हैं? नहीं, ये जो होती हैं ग्रीन हाउस गैस, इन पर टैक्स नहीं लगता है, यानी इनके उत्सर्जन पर टैक्स नहीं लगता है। यानी अगर आप ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, यह केवल उस पर लगेगा जो कोयले का उत्पादन कर रहा है या कोयले का आयात कर रहा है। तब यहां पे आपका आंसर क्या होगा? दिव्यांशी का आंसर बता रही हैं सी, राज बता रहे हैं 1400 रुपए, स्टडी बता रही हैं 400 रुपए। तो यहां पे मैं बता दूं आप लोगों में से आंसर उसका सही है जो लोग यहां पे 400 रुपए बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी है 400 रुपए प्रति टन, एक टन पर 400 रुपए का टैक्स लिया जाता है। तो ये केवल कोयले के प्रोडक्शन पर, कोयले के इंपोर्ट पर ही लगता है, ये किसी भी ग्रीन हाउस गैसेस पर नहीं लगता है। अगर आप ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं, आप चाहे मीथेन का कर रहे हैं या फिर अदर गैसेस का कर रहे हैं, तो आप पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात आप यहां पर याद रखिएगा। त्रिशवा शर्मा बता रही हैं बी ऑप्शन, बी ही ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो जो लोग बी ऑप्शन के साथ हैं बहुत सही आंसर दिया है। और इसी तरह से आप यहां पे देख पा रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी आपका एनवायरमेंट का क्वेश्चन है और हाल ही में जो मौजूदा दर की बात की जा रही है उनकी यहां पे बात की गई, यानी करंट अफेयर से रिलेट क्वेश्चन भी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, जितनों का आंसर गलत है तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे आंसर हमारे सही जा सकते हैं। नई चीज आपको पता चली होगी, आप नोट करिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लेकिन जो हाथों से नोट किया जाता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो हम खुद लिखते हैं ना, अपनी भाषा में जो लिखते हैं, वही हमारे असली नोट्स होते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। आपको पता है यातायात के साइन, आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आपको यातायात की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको इन साइन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपके इन साइन से ही आप यहाँ पे लोगों को जागरूक कर पाएंगे कि इस साइन का मतलब ये होता है और आप यहाँ पे ये गलती कर रहे हो। तो हर साइन का अपना अपना मतलब होता है। जब भी हम हाईवेज पर चल रहे होते हैं, जब भी हम नॉर्मली किसी भी सड़क पर चल रहे होते हैं, वहां पर अगर कोई साइन लगा होता है तो उस साइन का कोई ना कोई मतलब होता है, उस साइन के अकॉर्डिंग ही हमें आगे चलना होता है। यानी हमें वो क्या बताता है कि आगे उस साइन के अकॉर्डिंग आगे रास्ता कैसा है। तो हमें अगर आगे की चीजों को जानना है, आगे की सड़क के बारे में जानना है, तो हमें यह जानना होगा कि ये साइन क्या कहता है। तो इस साइन नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे हमारे बाईएससी ऐप पर, यानी यूपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए जो बैच हमारा बना है चाणक्य बैच, उसमें साइन की नॉलेज आपको दी गई है, जिससे आपके हर एग्जाम में, जितने भी एग्जाम मैंने कराए हैं, सारे ही एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए बताता हूं इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। आप यहां पे देख पा रहे होगे कोई कार है, सीधे ना जाकर एक ढलान पर चल रही है। ये साइन क्या कह रहा है कि ये जो कार है, ये कार सीधे ना जाकर ढलान पर चल रही है। इसका मतलब क्या है कि आगे क्या आने वाला है, आगे ऐसा रास्ता आने वाला है जहां पे ढलान ज्यादा होगी, जहां पे स्टीप आपका क्या होगा, हमें जो ढलान मिलने वाली है स्टीप स्लोप मिलने वाला है, यानी बहुत ज्यादा ढलान मिलने वाली है। तो ये बताता है ढलान को। अब कौन सी, आगे खतरनाक सड़क के बारे में नहीं, धीरे चलने के बारे में, भाई धीरे तो चलोगे, ढलान ज्यादा होगी तो। दुर्घटना प्रवण क्षेत्र है तो दुर्घटना वाला क्षेत्र तो होगा ही। लेकिन इस साइन का वास्तव में मतलब क्या है? इस साइन का मतलब है कि बहुत ढलुआ ढलान है, यानी ढलान बहुत ज्यादा है, ढलान बहुत ज्यादा स्टीप है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कितनों का ऑप्शन नंबर ए आया है? धीरे चले नहीं होगा भाई, नहीं होगा धीरे चले, ए आंसर होगा। हर बार हाथ खाली नहीं जाता है, सही बात है, कभी ना कभी तो आंसर सही जाएंगे ही, तुक्के लगाओगे तो। दिव्यांशी का भी आंसर सही है, लाइव गीता का भी आंसर ए सही है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है उन लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज का ये आखिरी क्वेश्चन था, और आखिरी क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा, ये क्लास में आपको जो चीजें समझ में आई हैं, आपने वो चीज नोट की है, तो आपको ये भी पता चला होगा ये क्लास कैसी रही है। अगर ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे इन क्लासेस को शेयर करने वाले हैं। तो जल्दी से आप उठाइए अपना फोन और शेयर का जो बटन है उसको दबाइए और लोगों को शेयर करिए, उन्हें बताइए कि यूपीएसआई को टारगेट करना है, यूपीएसआई के लिए पढ़ना है, अपने शरीर पर 2 स्टार वाली वर्दी पानी है, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और आपको पता है कि हमारे पास में
सुबह से लेकर शाम तक में 4 क्लासेस जो चल रही हैं यूपीएसआई के लिए। रीजनिंग की क्लासेस दी जाती हैं, फिर जीके की क्लास होती है, इसके बाद में आपको मैथ्स की क्लास होती है, उसके बाद हिंदी की क्लासेस होती हैं। अगर आप इसको टारगेट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और आप यहाँ पे वर्दी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चाणक्य बैच से जुड़ सकते हैं। और ये चाणक्य बैच में आपको ये टीम पूरा पढ़ाने वाली है और ये बैच स्टार्ट हो चुका है। तो अभी आपके पास मौका है, अभी आपके पास टाइम है। इस बैच की कीमत बढ़ने से पहले आप इस बैच को खरीद सकते हैं 599 रुपए में, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक ये बैच की जो कीमत है वो 599 है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तब इस बैच की कीमत जो है वो आपको इतनी ज्यादा लगेगी, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों की जो संख्या होगी, बच्चे की जो बैच खरीदने की संख्या होगी वो बढ़ चुकी होगी और हम यहाँ पे लिमिटेड सीट प्रोवाइड करने वाले हैं। इसलिए कहता हूं अभी आपके पास मौका है। और अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप अपने क्वेश्चन जितने भी आपके समझ में आए हैं, कितने भी क्वेश्चन आपके सही गए हैं, इन सब क्वेश्चन की डिटेल मुझे बताइए कि आपने 21 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप जरूर बताइए। हाँ जी ठीक है, थैंक यू गीता, राज, दिव्यांशी। चलिए इसके अलावा अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस तरीके से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये बैच आपको बाईएससी ऐप पर मिलेगा। बाईएससी ऐप पर डालने करने के बाद में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे तो आपको हमारा ये पेज दिखाई देगा। इस पेज पे आपको फ्रंट पेज पे यूपीएसआई को टारगेट करते हुए बैच दिख जाएगा, नहीं तो आपको पेड क्लासेस में दिख जाएगा। अगर आप मेरे साथ में साइंस भी पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस बैच को ले सकते हैं जो साइंस स्पेशल बैच है। तो साइंस स्पेशल बैच को खरीदने के लिए आपको फिर भी हमारी इसी एप्लीकेशन पे आपको ये बैच मिल जाएगा, क्योंकि ग्रुप डी हो एग्जाम, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि रेलवे में भी आने वाली हैं लगभग 30,000 भर्तियां और आगे आने वाले टाइम पे एनटीपीसी के दोबारा फॉर्म आने वाले हैं। तो तैयारी करते रहें और तैयारी करने के साथ साथ जो साथी वास्तव में पढ़ रहे हैं उनको जरूर भेजें। तो यहां पर आपके लिए फायदेमंद होने वाला है ये बैच भी। तो जिससे आपको ये क्लास समझ में आई है, चलिए ठीक है ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जिन लोगों को समझ में आया है शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने साथी जो पढ़ना चाहते हैं उन तक ये खबर पहुंचाइएगा कि हमारे द्वारा यूपीएसआई 2025 के लिए एक बैच लॉन्च किया गया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।